हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। सो टुडे आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, क्योंकि आपने हमें बना दिया है 1K फैमिली, यानी कि फाइनली हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो ये इनिशिएटिव जिस मोटो से हमने शुरू किया था, आज लग रहा है कि वो आपके माध्यम से और लोगों तक पहुंच रहा है। तो आते हैं सब्जेक्ट पर। बातें तो होती रहेंगी, PYQs ही हम लेकर आएंगे जिसमें बातें करेंगे और सवाल भी करेंगे। सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद अकाउंट्स। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि मैम टेस्ट सीरीज से लेकर के क्वेरीज हैं, तो वो सब बेटा हम लोग जो PYQ अभी करेंगे, मतलब 1-2 दिन में सेशन आ जाएगा, उसमें मैं सारे क्वेरीज आपके सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। इसके अलावा और भी क्वेरीज है रिगार्डिंग द लैंग्वेज। तो बेटा आई ट्राई कि मैं बायलिंगुअल रहूं। आपके नोट्स जो बनाती हूं मैं वो इंग्लिश में रहते हैं। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, हो सकता है उनको लैंग्वेज बैरियर थोड़ा सा आ रहा होगा, बट द फैक्ट इज दैट मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स उनको हिंदी समझ में आती है। तो आई ट्राई कि मैं बायलिंगुअल रहूं ताकि दोनों सेक्शन को प्रॉपरली समझ में आए, ठीक है। तो आते हैं अकाउंट्स के सब्जेक्ट पे, बातें बाद में करेंगे। अकाउंट्स में बेटा हमने ड्यू डेट ऑफ बिल पढ़ लिया था कि ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द ड्यू डेट ऑफ अ बिल, ठीक है। तो जिन्होंने भी बिल, प्रॉमिसरी नोट इन सबको नहीं पढ़ा है, वो बेटा पहले वाला सेशन पढ़ लीजिए। इसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। ये उसी का कंटिन्यूएशन है। चलिए, तो आते हैं हम हाउ टू कैलकुलेट द ड्यू डेट ऑफ अ बिल। बिल के ड्यू डेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो याद करो मैंने पिछले सेशन में आपको पढ़ाया था कि हम क्या करते हैं कि एक तो टर्म को करते हैं, ड्यू डेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम लिखते हैं ड्यू डेट इक्वल टू टर्म ऑफ बिल, बिल का टर्म, और प्लस प्लस हम ऐड करते हैं 3 डेज का ग्रेस पीरियड, है ना। यही मेथड बताया था मैंने। तो अब देखिए कि अलग अलग सिचुएशन में कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं केस 1 पे। केस 1 कहता है कि अगर स्पेसिफिक डेट मेंशन्ड है, अगर बिल में लिखा है कि इस डेट को ये एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि स्पेसिफिक डेट मेंशन्ड है, तो फिर यही स्पेसिफिक डेट जो है वो आपकी ड्यू डेट हो जाएगी। अब आप कहोगे कि मैम क्या इसमें ग्रेस पीरियड ऐड करेंगे, क्योंकि आपने हमको सिखाया कि भाई हमको क्या करना होता है, ग्रेस पीरियड ऐड करना होता है। तो बेटा वो कब ऐड करना होता है? जब लिखा होता है 1 महीना, जब लिखा होता है 30 डेज, जब लिखा होता है 15 डेज, यानी कि स्पेसिफिक डेट नहीं लिखी हुई होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्पेसिफिक डेट अगर लिखी होती है तो फिर ड्यू डेट वही स्पेसिफिक डेट हो जाता है, ठीक है। नो ग्रेस पीरियड एडेड। जो 3 दिन का जो ग्रेस पीरियड हम डालते थे ना, वो ग्रेस पीरियड यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। जैसे कि लिखा है कि मैंने मान लेते हैं 1 मार्च को एक बिल वो किया और कहा कि मैंने कि ये जो है वो 1 अप्रैल तक है, 1 अप्रैल को इसकी ड्यू डेट है। तो इसकी ड्यू डेट क्या होगी? तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे 4 अप्रैल होगी, क्योंकि ड्यू डेट में हम 3 डेज का ग्रेस पीरियड ऐड करेंगे। बट द आंसर इज नो। इसीलिए मैं कहती हूँ बारीकी जरूरी है। होता है ना, कुछ कुछ बच्चे कहे कि आधे घंटे में हम खल्लास करेंगे, जो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि बहुत बड़ा मिथ है ये। तो आधे घंटे में खल्लास कर देंगे, आधे घंटे में खल्लास में बेटा ये बारीकी नहीं आ पाती है। और जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो इन बारीकियों से पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ड्यू डेट क्या हो जाएगा बेटा? 1 अप्रैल ही हो जाएगा, ना कि इसमें कोई ग्रेस पीरियड ऐड होगा, ठीक है। तो केस 1 आपको समझ में आ गया। चलिए आते हैं केस 2 पे। केस 2 कहता है कि अगर सिर्फ नंबर ऑफ मंथ्स मेंशन्ड है, इफ नंबर ऑफ मंथ्स इज मेंशन्ड, ठीक है, एग्जैक्ट डेट नहीं मेंशन्ड है बट नंबर ऑफ मंथ्स मेंशन्ड है, ठीक है। तो कहा गया है कि अगर नंबर ऑफ मंथ्स मेंशन्ड है तो उस हिसाब से हम एग्जैक्ट सेम डेट, भले वो महीना 30 का हो, 31 का हो, पर हम एग्जैक्ट फिर उसी डेट पे कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल से बताती हूँ। 1 मार्च को आपने बिल जो है वो क्या किया कि एग्जीक्यूट किया और कहा कि 2 महीने का टाइम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल प्लस 1 मई, यानी कि 2 महीने जो है +1 यानी कि आपकी ड्यू डेट जो है वो 1 में। आप कहोगे क्या 1 में होगा? नहीं, तो यहाँ पे आपको ग्रेस पीरियड 3 डेज का ऐड करना है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 में डेट हो जाएगी आपकी ड्यू डेट, ठीक है। अगर नंबर ऑफ मंथ्स मेंशन्ड है तो एग्जैक्ट डेट ये नहीं देखना है कि मार्च तो 31 का होता है, 30 दिन का वो रहता है, कुछ नहीं। जो डेट लिखी हुई है उसी से आप मंथ काउंट करते जाओगे, ठीक है। अब मान लिया कि 30 जनवरी को या फिर 31 जनवरी को, ठीक है। 1 मिनट में टालू। मान लिया कि 31 जनवरी को अगर आप किसी व्यक्ति ने 31 जनवरी को अपना एग्जीक्यूट किया, ठीक है, और कहा कि 1 मंथ का टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है। तो उस केस में 31 भी नहीं, हाँ 31 का आप मान लो, ठीक है। तो 31 का है, तो अब मैं क्या कह रही हूँ कि भाई उसी डेट को मंथ से वो आगे बढ़ाते जाएंगे। तो क्या 31 जनवरी का 31 फरवरी करेंगे? 31 फरवरी होती है क्या? ये डेट तो ऐसी डेट है कि किसी का बर्थडे उस दिन आएगा ही नहीं। तो अब 31 जनवरी है बेटा, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर अगले मंथ का जो भी लास्ट डेट है, जैसे कि 28 फेब इज द लास्ट डेट, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे उसी तरह से कि 1 मंथ को कैसे कैलकुलेट करेंगे? लास्ट डेट ऑफ दैट मंथ, ठीक है।
तो 28 फरवरी और प्लस हमने 3 डेज का ग्रेस पीरियड ऐड कर दिया। आ गई बात समझ में? यानी कि आपका क्या हो जाएगा, आपका 3 मार्च हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इससे कैलकुलेशन से कभी कभी सवाल आ जाते हैं बेटा, तो इसको क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो भी कैलकुलेशन थोड़ा फैक्चुअल डेटा है ना, वो यूपीएससी का कहीं ना कहीं इस एग्जाम के लिए फेवरेट हो जाता है, क्योंकि इससे क्या है ना बेटा, एक तो देखो जो बड़े बड़े जर्नल्स हैं या बड़े बड़े जो लेजर्स हैं, तो वो पूरा बनाने तो नहीं आएगा, बस आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा क्रेडिट होगा कौन सा डेबिट होगा, मतलब आपको पता होना चाहिए, पर आपको बनाने तो नहीं आएगा, आपको बैलेंसिंग करने तो नहीं आएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो जब आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, तो ये सारे सवाल तो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर आ क्या रहा है, तो आ रहे हैं आपके थ्योरी के सवाल। पहला तो डेफिनेशन, जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, और दूसरा इस तरह के कैलकुलेशंस। ठीक है, तो इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा। चलिए, थर्ड केस आपका क्या हो जाता है, तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। थर्ड केस कि अगर पब्लिक हॉलीडे होता है, पब्लिक हॉलीडे होता है, तो उस केस में क्या लेंगे, ड्यू डेट, प्रीवियस डे, है ना। ड्यू डेट अगर पब्लिक हॉलीडे के, मान लेते ड्यू डेट हमारा आ रहा है 26 जनवरी को, तो उसके प्रीवियस डे को ही हम मानेंगे ड्यू डेट, यानी 25 जनवरी को। ठीक है, अगर इमरजेंसी हॉलीडे पड़ गया, ठीक है, ये भी हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, तो इमरजेंसी हॉलीडे पड़ गया तो फिर क्या करेंगे, अपकमिंग जो अगला नेक्स्ट डे होगा, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे कि दैट विल बी योर ड्यू डेट। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, अब एक छोटा सा टर्म और है जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या हो गया भाई, बिल ऑफ एक्सचेंज रिटायर हो गया क्या? चलिए देखते हैं, रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। वैसे आपके पता है, जो मैंने 45 डे स्ट्रैटेजी डाला था अभी रिसेंटली, एक दिन पहले, तो उसमें मतलब योर फीडबैक इज जस्ट इनॉर्मस, मतलब अभी तक का तो मेरा मतलब कि बेस्ट था। ठीक है, तो बहुत अच्छा फीडबैक आपका आया, मतलब मोटिवेट तो ऐसा लेवल यहाँ पहुंच गया, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ फीडबैक्स, लॉट ऑफ कमेंट्स। तो उसको अभी तक मैंने अभी रिप्लाई किया नहीं, क्योंकि मैंने अभी देखा नहीं है बेटा, अभी आपके कंटेंट वगैरह बना रही थी, बट मीनवाइल ये वीडियो अपलोड होगी, जब तक मैं आपका वो भी देख करके उसको भी रिप्लाई कर दूंगी। ऐसा सोचने की जरूरत नहीं कि मैम ने हमारा तो फीडबैक ही नहीं देखा, नहीं, मैम आपके सारे फीडबैक्स देखती है। ठीक है, चलिए, तो रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज पे आ जाते हैं कि भाई बिल ऑफ एक्सचेंज रिटायर कब होता है। तो अगर ऐसा हुआ कि जो एक्सेप्टर है, बिल ऑफ एक्सचेंज का एक्सेप्टर है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, क्या टेक्निकलिटीज है, ये पिछले सेशन में है ना। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का जो एक्सेप्टर है, उसके पास अगर स्पेयर फंड्स पड़ते हैं, ठीक है, मान लेते हैं उसके पास जो है वो और पैसा है, और उसने क्या किया कि मैच्योरिटी से पहले ही पे कर दिया, यानी कि पेज बिफोर मैच्योरिटी। इस भाई साहब ने क्या किया कि पे कर दिया बेटा बिफोर मैच्योरिटी। अब अगर बिफोर मैच्योरिटी पे कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे मैच्योरिटी तो बोलेगा कि मेरे को थोड़ा डिस्काउंट दो। अगर मैं आपको 1 साल बाद पे करना था, लेकिन मैंने आपको 1 साल पहले ही पे कर दिया, या 2 महीने पहले पे कर दिया, 3 महीने पहले पे कर दिया, तो मुझे कुछ डिस्काउंट दो। तो उसको जो डिस्काउंट या रिबेट मिलता है, ठीक है, कुछ डिस्काउंट या रिबेट दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बंदा जो है वो हमारा पैसा नहीं फंस रहा है, बंदा जो है वो पहले ही पे कर दे रहा है। ठीक है, और ये जो है ये एक्सेप्टर के लिए क्या है, इनकम है। अरे भाई, मुझे 100 रुपए देने थे, अभी मुझे 95 ही देने, तो 5 रुपए मेरी इनकम हो गई ना। तो इनकम टू एक्सेप्टर, ये किसके लिए, एक्सेप्टर के लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। लेकिन यही रिबेट जो हमारा पेई है उसके लिए एक्सपेंस हो जाएगा, उसका तो नुकसान हो गया ना। ये जो पेई साहब हैं, इनका तो नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे 100 रुपए मिलते, लेकिन मुझे अभी कितने ही मिल रहे हैं, 95 ही मिल रहे हैं, तो मेरा तो नुकसान हो गया। तो ये नुकसान, लेकिन ये नुकसान मैं सहने को क्यों तैयार हूं, कि पता नहीं 3 महीने बाद बंदे के हाथ में पैसा रहेगा भी कि नहीं रहेगा, और अगर पैसा नहीं रहेगा तो हो सकता है मेरा पैसा अटक जाए। तो आप भी सोचो कि अगर आपने 1 लाख रुपए किसी को दे रखे हैं और कोई 1,000 कम दे रहा है, तो आप ऐसा करोगे क्या कि नहीं 1,000, मेरे को तो 1,000 चाहिए, 1 लाख जाए तेल लेने, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं होगा। आप भी कहोगे मेरा फंसा हुआ पैसा वापस आ जाए। ठीक है, तो ये जो डिस्काउंट है बेटा, ये जो रिबेट है जो आपको इसके लिए मिलती है, रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या हो गया कि आपने समय से पहले उसको पे कर दिया, ठीक है, उसमें आपको कुछ डिस्काउंट या रिबेट मिलेगा, जो कि एक्सेप्टर के लिए तो इनकम है, लेकिन जिसको पैसे दे रहे हो उसके लिए एक्सपेंस है। बात समझ में आई? अब बिल, इसके बाद और टर्म्स है, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, तो वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डेफिनेशंस में। ठीक है, चलिए, अब मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक जो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो, तो अब हम आते हैं अपने नए टॉपिक पे जो हमें शुरू करना था। ये तो पिछला वाला बैकलॉग था, ठीक है। अब हम आते हैं नए टॉपिक पे जो है हमारा प्रोविजन। अब ये क्या है भाई, आइए जानते हैं क्या है प्रोविजन। अगर एक नॉर्मली मतलब इंग्लिश के स्टूडेंट के हिसाब से सोचोगे तो वो प्रोविजन का मतलब क्या हो सकता है, व्हाट इज अ प्रोविजन? प्रोविजन का मतलब कोई ऐसा क्लॉज बना हुआ है ना, लॉ में यही है, प्रोविजन का मतलब होता है कोई क्लॉज ऐसा बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे प्रोविजन थोड़ा अलग है बेटा। यहाँ पे क्या है कि कुछ एक्सपेंसेस होती हैं, ठीक है, कुछ एक्सपेंसेस होती हैं
या लॉसेस होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे करंट अकाउंटिंग पीरियड से जुड़ी हुई तो है, लेकिन क्योंकि वो घटना अभी तक हुई नहीं है इसलिए मुझे लॉस मालूम नहीं, ठीक है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बना लिया कि हर साल मेरा क्या है कि अगर मैं 1 लाख रुपए का उधार दूं तो 5,000 अटक ही जाता है, ठीक है, 10% मतलब या 10% मान लो, 1 लाख का उधार दूं तो 10% अटक जाता है, तो 10,000 हो गया। अब क्या कोई जरूरी है, मतलब तुम्हारी किस्मत और तुम्हारा जो पूरा कैलकुलेशन है वो इतना शार्प है कि 10 का 10 ही हो जाएगा, 10 का 15 नहीं होगा, 10 का 12 नहीं होगा, या 10 का 5 नहीं होगा। तो क्या होता है कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे लॉसेस होते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं, रिलेटेड टू करंट अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, करंट अकाउंटिंग पीरियड। और याद करो मैंने रूल बताया था, तो मैंने पहला रूल आपको यही बताया था कि भाई लॉसेस को पहले लिखो, प्रॉफिट जब आएगा तब लिखना, लेकिन लॉस का जिस दिन तुमने अनुमान लगा लिया उस दिन लिख दो, है ना, ताकि ये किस लिए होता है, ताकि आप इस हवा में ना रहे कि बहुत सारा प्रॉफिट हो गया, और इस उसमें दुख, और ये भी ना रखे कि अचानक से लॉस आ गया। आप सोच कर चलें कि भाई इतना इतना लॉस आएगा, है ना, जैसे कोई करियर ही अपन चूज करते हैं तो प्रॉफिट मतलब कि आपका सिलेक्शन जब तक आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आ ना जाए जब तक सिलेक्शन नहीं मानना है, लेकिन ये मान लो कि अगर फेल हो गए तो आगे क्या करना है ना, यही चीज होता है। तो अकाउंट्स में भी बिल्कुल वैसा ही है कि प्रॉफिट अभी तक आए उसका आता पता नहीं है, उसको मेंशन मत करो, ये मत लिखो कि मैं इस साल में 100 सामान बेचूंगा तो मेरा 500 रुपए का फायदा होगा, बिल्कुल नहीं लिखना है जब तक हाथ में आना जाए। लेकिन अगर आपको जरा सा भी आशंका है कि बारिश के कारण मेरा 100 रुपए का सामान खराब हो जाएगा, फटाफट से लिख दो। तो यही चीज यहां पे कह रहा है कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं बेटा जो कि करंट अकाउंटिंग पीरियड से तो रिलेटेड होते हैं, लेकिन अमाउंट नॉट नोन, अमाउंट जो होता है वो पता नहीं होता है। क्यों नहीं पता होता है? ड्यू टू अनसर्टेनिटी, ड्यू टू अनसर्टेन, ऐसे तोड़ तोड़ के डेफिनेशन जब याद करोगे ना, जब ध्यान रहेगा तो बहुत अच्छे से ध्यान रहेगा, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं जो कि करंट अकाउंटिंग पीरियड से तो रिलेटेड है, लेकिन उसका अमाउंट नहीं पता होता है। क्यों नहीं पता होता है? क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत है, ठीक है। तो वैसे वैसे जो हम प्रोविजंस बनाते हैं उसके लिए कि भाई इतना रुपए रख देना है भाई लॉस के लिए, उसी को हम प्रोविजन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? इतना जो हमने कथा करा समझ में आ गई? चलिए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल काहे के लिए भाई? प्रोविजन फॉर बैड और डाउटफुल डेट। आई बात समझ में कि भाई किसी को हमने उधार दिया, ठीक है, और वो क्या किया, उसने मतलब हमको पता है कि हम 10 लोगों को उधार देंगे तो उसमें एक तो ऐसा निकलेगा ही कि जो पैसे नहीं लौटाएगा समय से, ठीक है। तो हमने उसका पहले ही एक प्रोविजन बना दिया, ठीक है, तो वो हो गया एक। उसके बाद टैक्स का कि भाई इतना % हमको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन जितनी इनकम होगी उस पर तो टैक्स लगेगा ना। अब इनकम क्या तुम्हारी मतलब पत्थर की लकीर है? कभी तुम्हारी किस्मत चमक भी सकती है, हो सकता है कि तुम्हारा बहुत सारा इनकम हो जाए, तो अब भगवान से ही थोड़ी मांगेंगे कि नहीं भगवान हमको टैक्स कम पे करना है तो हमको इनकम भी कम देना, ऐसा कोई करता है क्या? तो टैक्सेशन का भी प्रोविजन कि भाई टैक्स अगर आप भरना है आपको तो ऐसा हो सकता है किसी साल ज्यादा हो किसी साल कम हो, लेकिन आप एक अनुमान तो लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम लोग ही यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम में हम क्या कर रहे हैं, हम अनुमान ही तो लगा रहे हैं कि इतने सवाल आएंगे। अब क्या मतलब मेरे पिताजी तो नहीं बैठे हैं वहां कि वो मेरे को बता दिए फोन करके कि मैम ये जो है इतने इतने सवाल मैं दे रहा हूँ इस सब्जेक्ट में। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, नो डाउट। तो यही है प्रोविजन का एग्जाम्पल। आ गई बात समझ में? अब एकदम दिमाग में फिट कर लो। चलिए उसके बाद अगला क्या है? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, है ना। कभी कभी ऐसा होता है वन टाइम सेटलमेंट करते हैं, तो वन टाइम सेटलमेंट में कुछ डिस्काउंट भी देना पड़ता है, वो अपना नुकसान ही है, लेकिन क्या है कि अपन का पूरा पैसा आ जाए, पूरा पैसा अटका ना रहे, इसीलिए हम लोग थोड़ा सेटलमेंट कर लेते हैं। कोई व्यक्ति है 2 साल से लेके बैठा हुआ है पैसा, ठीक है, दे ही नहीं रहा दे ही नहीं रहा, अब वो कहा कि नहीं दूंगा लेकिन 10,000 कम दूंगा, वन टाइम सेटलमेंट। तो मैं क्या कहूंगी, नहीं भाई और 2 साल और लेके रख, ऐसा बोलूंगी क्या? बोलूंगी भाई पहली फुर्सत में आके 1,90,000 दे जा। तो वही है कि डिस्काउंट अगर डेटर्स को देना है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आपका, ये सारे आपके प्रोविजन है, ठीक है। ये सारे प्रोविजन कहां ऐड होते हैं? तो दे आर एडेड टू द डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, 2 तरह के प्रॉफिट होते हैं बेटा, दो टर्म्स हैं एक्चुअली, उसको मैं आपको पहले समझा देती हूँ, ठीक है, तो आगे क्या है पढ़ने में थोड़ा आसानी होगा। एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। 2 तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, जहां पे भी ये टर्म आएगा ना तो फिर आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या है भाई, क्या बला है ये, जाने जरा। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, देखो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कंपलसरी हैं,
भले आपका बिल्कुल क्यों क्यों हर कोई बिजनेस नहीं कर पाता है, हर कोई वो एक लूप में काम करो, दूसरे के यहाँ जाके काम करो, मतलब नौकरी करो, तो इस लूप में क्यों फंसे रहते हैं लोग, क्यों बिजनेस नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें क्या चाहिए, एक तो आपको गट्स चाहिए, नो डाउट, पर उसके साथ साथ धन लक्ष्मी भी चाहिए। और धन लक्ष्मी ऐसी चाहिए कि आप स्मार्टली उसको इन्वेस्ट कर सको। हो सकता है शुरू में लॉस ही आए, लेकिन आपके पास पैसे हो ना, अब किराया है, किराया तो देना पड़ेगा ना। तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं बेटा जो कंपलसरी होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि कंपलसरी एक्सपेंसेस होते हैं। भले आप घर में रोटी खाओ नहीं खाओ, लेकिन आपको वो एक्सपेंस जो है वो भरना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपका बिजनेस चल पाएगा। जैसे कि एग्जांपल, रेंट आपका, आपकी सैलरी जो आपको एम्प्लॉइज को देनी है, ठीक है, तो ये सारी जो है इसको हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब कि इन एक्सपेंसेस के बिना आपका बिजनेस नहीं चल सकता है। आपको भले 1 रुपए का भी प्रॉफिट ना हो, भले आप लॉस में चले जाओ, लेकिन फिर भी आपको ये सारे एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। दीज आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। और दूसरा है बेटा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं दैट डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट, ये प्रॉफिट पे ही डिपेंड करते हैं। मतलब कि ऐसे हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये प्रॉफिट होगा तो आपका एक्सपेंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे शेयर ऑफ पार्टनर्स, भाई पार्टनर बने काहे के लिए हो, इसीलिए ना बने हो कि अगर फायदा होगा तो फायदा, नुकसान होगा तो भी साथ में रहेंगे। तो यही बात कही जा रही है कि जो शेयर ऑफ पार्टनर्स है वो क्या हो गया, आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये टर्म्स इसलिए बता दी क्योंकि आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं टाइप्स ऑफ डेटर्स पे। देखो बेटा, मतलब मुझे क्या पता है कि आपको किस सीक्वेंस से पढ़ाना है। आपको ऐसा लगेगा कि भाई अचानक से कौन सा टर्म आ गया, लेकिन मुझे आपको उतना ही पढ़ाना है जितना आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, ठीक है। मैं फिर से यही कहूंगी, आपको अकाउंट्स में पीएचडी करने की कोई जरूरत नहीं है, अनलेस आप बिल्कुल आरबीआई के ऑफिसर कुछ बनने नहीं जा रहे हैं, या फिर आपका पूरा बैकग्राउंड ही कॉमर्स का है, ठीक है। तो उसके लिए तो फिर आप बहुत सालों से ही पढ़ रहे होंगे, सीए कर रहे होंगे, तो ठीक है। पर अगर आपको स्पेशली एग्जाम सेंट्रिक रहना है तो आपको लिमिटेड कंटेंट कितना पढ़ना है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना ये जाने फिर आप ये ऐसा समुंदर है ना, इसमें गोते ही लगाते रह जाओगे, और गोते लगाते लगाते 6-7 साल बीत जाएंगे। तो इसीलिए उतना ही पढ़ना है जितना कि रेलिवेंट है, ठीक है। चलिए आते हैं अब टाइप्स ऑफ डेटर्स पे। अब टाइप्स ऑफ डेटर्स जो है वो कौन कौन से हैं, तो 3 तरह के डेटर्स होते हैं बेटा, नाम से ही तुम समझ जाओगे एकदम, बिल्कुल है तो भाई पैनी आंखें उनको पहचान जाएंगी। पहला है गुड डेटर्स, नाम से ही समझ में आ रहा है। गुड डेटर्स मतलब कौन होते हैं, जो भैया जिनको कहा गया कि 1000 रुपए ले जा रहे हो, अगले महीने की 1 तारीख को 1000 रुपए आके लौटा जाना, और उस व्यक्ति ने बिल्कुल आज्ञाकारी डेटर की तरह 1000 आकर के लौटा गया, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं गुड डेटर, मतलब जिससे पैसा फंसने का कोई वो नहीं है, इसीलिए उनको लोग उधार भी आसानी से देते हैं। बैंक भी आपका वो सिविल स्कोर चेक करती है, वो इसीलिए करती है कि आप गुड डेटर बने, ठीक है। अगला है आपका बैड डेट्स, जो बैड डेटर्स होते हैं या बैड डेट्स होता है, ठीक है। यानी कि ये जो है ये आपका, आपने कहा कि गई भैंस पानी में, अब जो आ गया तो अपनी किस्मत को बिल्कुल थैंक यू बोलो, अदरवाइज तो ये मुश्किल है, ठीक है। मतलब कि बिल्कुल मार्केट ही खराब है, व्यक्ति का रेपुटेशन ही खराब है, तो उनको जो डेट दिया जाता है उसको बैड डेट कहा जाता है। दूसरा है बेटा डाउटफुल डेट, सॉरी स्पेलिंग भी पहले लिखना था। चलिए तीसरा है कि आपका डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट क्या होता है, तो डाउटफुल डेट वो डेट है जो कि क्या है कि मतलब 2 इंस्टॉलमेंट तो ठीक आई, फिर थोड़ा सा गायब हुए, फिर आ गई, फिर थोड़ा गायब हुए, तो मतलब थोड़ा सो है, ऐसा कि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, मतलब कि हो सकता है आधा दे जाए, आधा का नुकसान हो जाए। तो वो जो होते हैं ऐसे जो डेट्स होते हैं दे आर नोन एज डाउटफुल डेट्स, ठीक है, जो बेसिक डेफिनेशन है, लेमैन डेफिनेशन है, ठीक है। चलिए अब आते हैं रिजर्व्स। अगला जो टर्म है वो है रिजर्व्स, ठीक है। ये सब प्रोविजन का ही पार्ट है, ठीक है। पहले आप मतलब टर्म्स जान लीजिए। अब रिजर्व्स क्या होता है, कि रिजर्व्स क्या होता है कि अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, चलो पहले लिख लेती हूं फिर बताती हूं। अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड, ठीक है, एंड रिटेन्ड इन बिजनेस फॉर फ्यूचर नीड्स लाइक ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। चलिए क्या है भैया ये, तो ये है कि आपने क्या किया कि किसी महीने आपको बड़ा अच्छा मुनाफा हुआ, देखते हो सैलरी भी आती है तो कभी बोनस मिला, दिवाली वाली का बोनस मिला, तो हम क्या करते हैं, अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो उसको रख देते हैं, बैंक में रख देते हैं कि कल को अगर कुछ इमरजेंसी आएगी, कुछ जरूरत पड़ेगी, या हमको अपना नया घर बनाना होगा या कुछ करना होगा, तो हम उसको वहां पे यूज करेंगे, यही करते हैं। देखो बेटा अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है ना, चाहे अकाउंट्स ले लो, चाहे इकोनॉमिक्स ले लो, चाहे पॉलिटी ले लो, जब तक अपने आसपास से देख करके नहीं सीखोगे, जब तक इसको सीखना संभव नहीं है।
ठीक है, क्योंकि अकाउंट्स भी जो है ना अपने घर का, जो हमारी वाइफ्स होती हैं, ठीक है, जो हाउस वाइफ्स होती हैं, जो हमारी मदर्स हैं, ठीक है, और भी जो फीमेल मेंबर्स हैं जो कि घर संभाल रही हैं, ठीक है, बेसिकली जो होम मेकर्स हैं, तो वो दे आर द बेस्ट अकाउंटेंट्स। आप इसको मानो ना मानो, ये सारी थ्योरीज, ये सारे स्ट्रैटेजीज को ना वो बहुत अच्छे से लगा देती हैं, और आप वैसे सोचते रह जाओगे अरे इतने में घर कैसे चल गया। तो हाउ दे डू दैट, वो भी क्या करती है, रिजर्व्स बनाती है। इसी को हमने क्या किया, एक टर्म दे दिया, तो ये आपका अकाउंट्स का टर्म हो गया। तो रिजर्व क्या कहता है कि आपने क्या किया कि एक अ पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट, मतलब हो सकता है आपको किसी महीने बहुत अच्छा मुनाफा हुआ, तो क्या समझदारी ये कहती है कि जाओ बिल्कुल पार्टी करो एकदम एक रात में उड़ा दो, ऐसा कुछ कहती है क्या? बिल्कुल नहीं कहती है समझदारी। ये समझदारी कहती है कि आप उसके एक पार्ट को साइड में रख दोगे। क्यों साइड में रख दोगे? ताकि कल को बिजनेस, फ्यूचर में जब ये बिजनेस आपको बढ़ाना होगा, ग्रोथ करना होगा, एक्सपेंशन करना होगा, तो ये रिजर्व आपको काम आएगा बेटा। ठीक है, ये क्या होगा, ये रिजर्व आपको काम आएगा। ठीक है, तो इसी को हम रिजर्व करते हैं। जब हम ये पैसे बचा करके रख देते हैं तो वो रिजर्व होता है। ठीक है, अब ये रिजर्व कहां से चार्ज होता है? तो प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट होगा तब ना रिजर्व निकालोगे, प्रॉफिट ही नहीं होगा तो थोड़ा ना अपने कैपिटल से रिजर्व निकालोगे। ऐसा कुछ करोगे क्या? ऐसा थोड़ी है कि किसी महीने सैलरी तनख्वाह इतनी आई कि खाने को पार नहीं पड़ रहे फिर भी रिजर्व निकाल रहे हैं, ऐसा करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो ये जो है ये कहां से चार्ज होता है बेटा? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से चार्ज होता है। ठीक है, दो टर्म अभी मैंने पढ़ाया आपको, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये क्या है, कंपलसरी नहीं है, ये तब होता है जब आपको प्रॉफिट आता है। ठीक है, तो रिजर्व्स आर चार्ज फ्रॉम द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। गॉट इट? बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम हो फीडबैक सेक्शन में बिल्कुल पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब ये रिजर्व है, जो ये रिजर्व्स हैं या जो सरप्लस है, ये रिजर्व्स या सरप्लस है, उसको कहां लिखते हैं हम? तो उसको हम लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। ठीक है, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, कैपिटल के बाद में ये सारी चीजें लिखते हैं, क्योंकि ये भी हमारे को क्या होगी, काम आएगी ना। लेकिन ये लायबिलिटी है, हमने बिजनेस से लिया है ताकि हम बिजनेस को ग्रो कर सकें। ठीक है, तो लायबिलिटी साइड में लिखी जाती है बैलेंस शीट के कैपिटल के बाद में। ठीक है, कैपिटल के बाद में इसको लिखा जाता है। बात समझ में आ गई? चलो गुड। अब इसके कौन कौन से रिजर्व के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? तो देखो बहुत सारे काम के लिए रिजर्व रखा जा सकता है। ठीक है, जनरल भी रखा जा सकता है, जैसे कि मान ली जनरल रिजर्व है, यानी कि मैंने क्या किया, पैसे देखते हो कि जो पुराने मतलब अभी की मूवीज नहीं बट थोड़ा पहले की मूवीज देखोगे, जब गोलमाल वोलमाल टाइप जब मूवी देखोगे तो उसमें देखोगे ऐसे गुल्लक रहते हैं, उसमें लिखी रहती है बहन की शादी, उसमें उस एक गुल्लक में लिखा रहता है माँ का इलाज, है ना, ऐसे गुल्लक बने रहते हैं, और सब गुल्लक में क्या इंसान पैसे डालता है। तो ये क्या है, और एक गुल्लक अगर सादा है, मतलब कि आपने क्या है सिर्फ पैसे डाल रहे हो, आपको मालूम नहीं काहे के लिए यूज करोगे, उसी को कहते हैं जनरल रिजर्व। यानी कि आपने कोई इसको आइडेंटिफाई नहीं करा है कि भाई ये जो पैसा है हम इसी चीज के लिए यूज करेंगे, जो जो जल्दी हो गया उसके लिए पैसे हमने यूज कर लिए। ठीक है, दैट इज योर जनरल रिजर्व। उसके अलावा फिर है जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो ये पैसा किस लिए रखा जा रहा है? ताकि अगर कुछ भी ऐसा होता है, ठीक है, लेबर लॉ में हमने पढ़ा है, लेबर लॉ में हमको बिल्कुल सोचने की भी जरूरत नहीं है कि क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, किस तरह के कंपनसेशन हो सकते हैं। तो अगर कुछ भी कंपनसेशन होता है, वर्कमैन का कुछ भी कंपनसेशन होता है, उसके लिए अगर कोई रिजर्व अगर बनाना है तो दैट इज योर वर्कमैन का ये कंपनसेशन फंड। ठीक है, उसके बाद फिर अगला है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ठीक है, उसके बाद आपका है कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रिजर्व्स जो है वो बना के, स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रिजर्व्स जो है वो बना के रखे जाते हैं ताकि अगर बिजनेस में कल को कुछ भी ऐसा हिले डुले तो आपके पास कम से कम पैसे हो। ठीक है, जैसे कोविड आया था तो कुछ बिजनेस तो बहुत एकदम बिल्कुल तेजी से आगे बढ़ी, सर्राटे हुए, और कुछ ऐसे बिजनेसेस जो पीछे रह गए, है ना, कोविड के कारण बंद हो गए। तो अगर वो रिजर्व रख के रखेंगे तो ऐसे सिचुएशन में क्या है कि उनको उसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंस होगी बेटा रिजर्व की, ये मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है, पर एक नोट डाउन में करा देती हूँ। पर आप इसको मतलब कि अगर आप जनरली भी सोचोगे ना तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हो कि क्या यूज होगा रिजर्व का। तो क्या रिजर्व हो सकता है? फ्यूचर कंटिजेंसी के लिए हो सकता है, यानी कल को कोई ऐसा अचानक से कोई इमरजेंसी आ गई तो फ्यूचर कंटिजेंसी के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जनरल फाइनेंशियल पोजीशन को बढ़ाने के लिए, जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, जो पैसे कौड़ी हैं, होता है ना अंदर से अगर आपके पास पैसे हैं तो मजबूती रहती है कि हाँ भाई, होता है जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं कि वो अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते क्योंकि उनको जॉब भी करनी होती है। मतलब मैं इसलिए भी ये कह सकती हूँ क्योंकि मैंने भी उस चीज को फेस किया है कि कहीं ना कहीं मुझे जॉब भी करनी है, मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी साथ में चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे तैयारी बैठ के नहीं कर सकती। तो वही चीज है कि अगर वहां पे फाइनेंशियल स्ट्रांग होते तो इंसान बिल्कुल टेंशन फ्री होकर काम कर सकता है, रिस्क ले सकता है, बिजनेस में भी रिस्क ले सकता है। नहीं तो क्या है, हमेशा सेफ खेलता रहेगा, और रिस्क नहीं लोगे बेटा तो बिजनेस मतलब मुश्किल है कि आगे बढ़ेगा, है कि नहीं। उसके बाद और क्या हो सकता है? तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो है,
जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है उसको क्लियर करने में हेल्प हो सकती है। तो ये सारे जो है वो इसके इंपॉर्टेंस है। ठीक है, रिजर्व्स के टाइप्स तो मैंने आपको तो पहले ही बता दिए। रिजर्व के टाइप्स क्या होते हैं? दो तरह के रिजर्व्स होते हैं, एक जनरल होता है ना, जहां पे पर्पस नॉट स्पेसिफाइड, जो पर्पस है बेटा वो स्पेसिफाई नहीं रहता है, तो उसको हम बोलते हैं जनरल रिजर्व। ठीक है, और एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व नाम से ही समझ में आ रहा है कि जहां पे पर्पस जो है वो आइडेंटिफाइड है, पर्पस जो है वो आपका स्पेसिफाइड है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आपका स्पेसिफिक रिजर्व, यानी कि जो पैसा आप जमा वहां पे कर रहे हो वो उसी पर्पस के लिए यूज होगा, उसके अलावा किसी पर्पस के लिए यूज नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? चलिए अब आते हैं हम, अब क्या है कि कुछ और रिजर्व्स हैं बेटा, जो कि है आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू रिजर्व, और एक है आपका सीक्रेट रिजर्व। तो चलो इसको भी हम आज थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। ठीक है, कितना होगा? चलो कर लेंगे आज तो। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब लेक्चर जो है वो ज्यादा लंबा ना रहे। ठीक है, इतना ना रहे कि मतलब आप बिल्कुल बोर ही हो जाओ, पर इतना भी ना रहे कि कंटेंट ही ना रहे, ये भी प्रॉब्लम है थोड़ा। चलिए आते हैं कैपिटल रिजर्व पे और रेवेन्यू रिजर्व पे। क्या है ये चीजें? देखो, कैपिटल रिजर्व नाम से याद रखना, कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व होता है बेटा जो कैपिटल प्रॉफिट से जनरेट होता है। ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट से जनरेट होता है। कैपिटल प्रॉफिट मतलब क्या, कि आपने क्या है कि कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट, बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, उसके कारण आपको प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो कोई एसेट आपने जनरेट किया, उसके कारण प्रॉफिट आ रहा है। तो जो कैपिटल प्रॉफिट होंगे उससे जो रेवेन्यू आए, जो रिजर्व बनाओगे आप, उसको हम कहेंगे कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये जो कैपिटल प्रॉफिट है ना, ये जो रिजर्व है, ये डिस्ट्रीब्यूशन और डिविडेंड पे नहीं रहता है। ठीक है, मतलब जब डिविडेंड तो मैंने पढ़ा दिया ना, तो डिविडेंड में मतलब कि जैसे कि जो शेयर वगैरह खरीदते हैं तो उनको डिविडेंड देते हैं ना, तो मतलब उनका कुछ फायदा प्रॉफिट देते हैं, तो वो इसके लिए नहीं रहता है, क्योंकि वो फायदे के अधिकारी होते हैं किससे? रेवेन्यू रिजर्व से। ठीक है, मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट से होते हैं। तो ये जो कैपिटल प्रॉफिट है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए नहीं अवेलेबल होता है। ठीक है, और इससे जो रिजर्व बनाते हैं उसी को हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए। तो फिक्स एसेट को सेल करते हैं, अगर फिक्स एसेट को हम क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट होगा। अब आप अगर आप अपना फिक्स एसेट सेल कर रहे हो तो उससे जो प्रॉफिट होगा इससे आप शेयर में नहीं दोगे, आप जो शेयर होल्डर्स हैं उनको पैसे नहीं दोगे इससे। ठीक है, तो ये आपका होता है कैपिटल रिजर्व। ठीक है, चलिए अब ये जो रेवेन्यू रिजर्व है ये किससे क्रिएट होता है? तो ये होता है क्रिएटेड फ्रॉम रेवेन्यू प्रॉफिट, जो आपका डेली टू डेली जो चीजें हो रही हैं। ठीक है, जो नॉर्मल ऑपरेशन एक्टिविटीज, मतलब मान ले आप कपड़ा बेच रहे हो तो कपड़े बेचने से जो पैसा आ रहा है, लेकिन मान ले कि आपने क्या किया कि जो टेबल रखी थी, जो आपने कैपिटल लगाया था वो बेच दिया, तो वो नहीं होगा आपका, वो आपका कैपिटल रिजर्व में जाएगा। और रेवेन्यू रिजर्व में जो डेली ऑपरेशनल एक्टिविटीज होती है उससे जो पैसे आते हैं वो आपका कहां जाएगा? रेवेन्यू रिजर्व में जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका क्या हो गया, जो भी आपके जनरल रिजर्व हो गए, ठीक है, तो वो सारे आपका रेवेन्यू रिजर्व से बनता है। समझ में आ गया कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है? चलिए अब एक छोटा सा एकदम ऐसा नन्हा मुन्ना सा टॉपिक रह गया, तो उसको चलो देख लेते हैं अभी। एक है बेटा सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट नाम से ही समझ में आ रहा है समथिंग इज फिशी, नहीं? तो सीक्रेट रिजर्व का मतलब है कि ऐसा रिजर्व जो आपने दिखाया नहीं है, वो आपका एकदम सीक्रेट वाला रिजर्व है, एकदम बिल्कुल आफत आ जाएगी, कंपनी बंद होने वाली होगी तभी खोलोगे, दैट इज योर सीक्रेट रिजर्व। मतलब कि ये जो है आपका, दिस डज नॉट अपीयर इन योर बैलेंस शीट, दिस डज नॉट अपीयर इन योर बैलेंस शीट, ये आपके बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होता है। ठीक है, पहली बात, ये आपके बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होता है। और दूसरा क्या होता है, आपके प्रॉफिट को कम करता है, मतलब रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस द डिस्क्लोज्ड प्रॉफिट। ठीक है, आपका जो डिस्क्लोज प्रॉफिट है उसको ये क्या कर देता है? रिड्यूस कर सकता है, या टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। अब ये क्या, लिमिट से ज्यादा इज नॉट अलाउड, राइट? ये बहुत ज्यादा भी अलाउड नहीं है, क्योंकि दैट ये नुकसानदायक है, मतलब इलीगल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीक्रेट रिजर्व। अब ये कैसे क्रिएट हो सकता है? मतलब कुछ तो झोल करना पड़ेगा ना, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, तभी तो सीक्रेट रिजर्व क्रिएट होगा। तो या तो आप क्या करें, अंडर वैल्यूएशन ऑफ योर इन्वेंट्रीज, जो आपकी इन्वेंट्रीज है उसको आप अंडर वैल्यूड कर दें कि भाई नहीं हमारे पास तो, क्योंकि उसी से तो आपका कैलकुलेट होगा ना आपके एसेट्स वगैरह। तो आपने कहा कि नहीं भाई इतने का सामान नहीं है, तो 1 लाख का थोड़ी, तो 50,000 का सामान है, पुराना हो गया माल। ठीक है, तो आप तो या तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंस लगा सकते हैं टू पीएल अकाउंट, टू पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, डाउटफुल डेट का प्रोविजन बढ़ा सकते हैं, मतलब 10% की जगह आप 20% कर सकते हैं कि भैया मुझे तो लगता है कि 20% लोग पैसा अपना जो है वो इधर उधर थोड़ा गोलमाल करेंगे,
ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप एक्सेस प्रोविजन बना सकते हैं, तो ये आपके सीक्रेट रिजर्व में कंट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं कि लाइबिलिटीज जो कंटिंजेंट लाइबिलिटीज है, मतलब ऐसी लाइबिलिटी जो कि अभी आने वाली है, अभी आई नहीं है, उसको आप रियल लाइबिलिटी दिखा सकते हो कि नहीं नहीं ऐसा तो होगा, तो उसके लिए भी मुझे पैसे बचा के रखने हैं उसके, तो ये सारी चीजें कर करके क्या है कि सीक्रेट रिजर्व को बनाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? बहुत ज्यादा अमाउंट में करना दिस इज हार्मफुल, मतलब बिजनेस के लिए हार्मफुल है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम है? इसके बाद जो है, इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा बेटा, वो हम करेंगे शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। ठीक है, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, टाइप ऑफ शेयर, प्रेफरेंस, इक्विटी, ये सारी चीजें हम बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। उसमें 3 सेशन लगेगा बेटा, टोटल पढ़ाने में 3 सेशन लगेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वेरी सून वी आर लॉन्चिंग आवर कंप्यूटर कोर्स एज वेल। ठीक है, कंप्यूटर भी, क्योंकि कंप्यूटर भी मुझे लगता है कि एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और बच्चे क्या उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो हम कंप्यूटर को भी लेकर के आ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर के आ रहे हैं। तो आई होप कि आपको हमारे सेशंस अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो अपना प्यारा सा फीडबैक हमें भेज सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस अ 1K फैमिली। बाय बाय।